मेरे सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित, प्रश्नावली 2.1, अध्याय 2। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझिए एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए चर क्या है, चर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चर। चर जो है हम अंग्रेजी वर्णमाला को कहते हैं, जैसे ए से जेड तक, ये जेड है। तो अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इनका मान क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे कभी ए का मान 1 आ गया तो कभी ए का मान 2 आ गया, या फिर आप अगर x मानते हो तो x का मान कभी 5 आ गया, या फिर x का मान कभी 6 आ गया। इस तरह से इनका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है, जिसे हम चर राशि, चर या चर पद कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं ये समझना है। तो ऐसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, जैसे 2x बराबर 5x धन 7, यह एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x का घात कुछ भी नहीं है। जिसका घात कुछ नहीं होता उसका घात 1 माना जाता है। तो यहाँ पर x का घात 1 है और यहाँ पर भी x का घात 1 है। तो इस तरह के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ x बस है चर में, उसके अलावा हमारा जो है 7 अचर पद कहलाता है। हम संख्याओं या गिनती को अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर तो 2x हैं, एक 2x ये है और एक 5x है, इस तरह से चर तो 2 हो गए। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर चर एक ही है, क्योंकि जब ये पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, एक चर बन जाएगा। कहने के मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर 2x है ना, तो इसको 2x लिख लेते हैं। उसके बाद ये 5x अभी दायां पक्ष में है, तो क्या करेंगे, बायां पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, ये ऋण 5x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दायां पक्ष में धन 5x था। अब इसको बायां पक्ष में लाए हैं तो ऋण 5 हो गया। फिर बराबर दायां पक्ष में क्या बच रहा है, धन 7, तो ये धन 7। तो यहाँ पर अब देखिए 2x ऋण 5x कह रहा है, तो 2 में तो 5 घटेगा नहीं, 5 में 2 घटेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऋण दिया है। तो 5 में 2 घटाओगे तो बचेगा क्या, 3x बराबर 7। उसके बाद यहाँ पे ऋण 3 रहेगा, क्योंकि 5 बड़ी है, 5 में ऋण का चिन्ह है। 5 किससे बड़ी है, इस 2 से बड़ी है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि सिर्फ जो चर है वो एक ही है, x बस, है ना। तो और यहाँ पर x का जो घात है सिर्फ कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब जिसका घात कुछ नहीं होता उसका घात 1 होता है ना, या 1 माना जाता है। 1 रहता ही है, लेकिन उसको नहीं प्रदर्शित किया जाता, नहीं लिखा जाता। इसीलिए सिर्फ क्या लिख देते हैं, 3x बराबर 7 लिख देते हैं। उसके घात को प्रदर्शित नहीं करते, नहीं लिखते, जिसका घात 1 होता है। तो एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। और एक चर वाला तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ x बस है, और a से लेकर z तक अंग्रेजी वर्णमाला को हम चर कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझ गए हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही बेसिक से और शून्य से हम चलेंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छा से मिल सके। चलिए अब प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ज़्यादा अच्छा जब होगा जब आप पेन कापी उठा लेंगे और बुक उठा लेंगे और प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ पर जो हल है प्रश्न का उसको देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो आपको और बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए पेन कापी उठा लीजिए, और आज हम कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप बुक में देखिए, आपके बुक में क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो जो भी यहाँ पे समीकरण दिए हैं उन समीकरण को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आपका जो पहला रैखिक समीकरण है वो क्या है, 3x बराबर 2x धन 18 है। यह आपका क्या है, पहला समीकरण है। इस समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर का जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है या गलत आया है, ये जांच करना है। तो दोस्तों पेन कापी आपने निकाल लिए हैं। चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं हम हल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको सबसे पहले हल। तो चलिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो 3x दिया है उस 3x को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिर बराबर 2x दिया है तो 2x को भी लिख लिए। धन 18 है तो धन 18 को भी लिख लिए। प्रश्न को उतार लेते हैं एक बार। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है, पक्षांतरण। अब पक्षांतरण होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम पक्षांतरण, है ना, पक्षांतरण लिख लीजिए।
या पक्षांतरण करने पर, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब पक्षांतरण का मतलब होता है कि जो एक्स एक्स वाले पद हैं उनको एक पक्ष में और अंकों को एक पक्ष में, या अचर पद एक पक्ष में और चर पद एक पक्ष में। तो यहाँ पे देखिए 3x हमारा कौन सा पद कहलाएगा, चर, है ना। तो 3x है तो 3x को लिख लिए। उसके बाद देखिए बराबर क्या दिया है, 2x दिया है। तो इस 2x को हम क्या करेंगे, अभी ये 2x बराबर के इस पक्ष में है तो कौन सा पक्ष कहलाएगा, पक्षांतरण पक्ष में लिखा है ना, तो कौन सा पक्ष कहलाएगा, दायां। तो इसको हम बायां पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब बराबर इस पक्ष में बचा धन 18, तो धन 18 है, बस लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका चर पद वाला है वो सिर्फ एक पक्ष में है और जो आपका अचर पद है वो एक पक्ष में है। तो इस सवाल का जो हल करने का नियम है समीकरण को, रैखिक समीकरण को, तो कैसे हल किया जाता है, ध्यान से सुनिए, इसका विधि बता रहा हूँ। अचर पद को एक पक्ष में करते हैं और चर पद को एक पक्ष में कर दिया जाता है। अचर पद मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स वाई वालों को एक पद में और संख्या या गिनती को एक पद में या पक्ष में करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण जब होता है तो क्या होता है, उनका चिन्ह भी बदल जाता है, पक्ष बदलता है। तो जैसे यहाँ पे 2x का चिन्ह क्या हो गया है, ऋण का हो गया है, और इस पक्ष में था जब 18 के पक्ष में यानी कि दायां पक्ष में जब था तो धन का 2x था, लेकिन बायां पक्ष में आया तो ऋण का 2x हो गया है। अब इस प्रश्न को हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3x ऋण 2x कह रहा है, तो 3x में 2x घटाएंगे बचेगा क्या, 1x। तो 1x नहीं लिखा जाता, x बस लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो x बस लिखोगे, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 1x है। बराबर कितना है, 18 है तो 18 है ना। ये 18 को अच्छे से बना लेते हैं, 8 अच्छा नहीं बना है, तो ये आपका क्या है 18 है। इस तरह से आपका जो है उत्तर आ गया x बराबर 18, ये आपका क्या है उत्तर है। अब हम क्या करेंगे, उत्तर का जांच करेंगे। चलिए अब हम अपने उत्तर का जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच लिखने के बाद आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न को लिखा जाता है। तो प्रश्न क्या है हमारा, 3x बराबर 2x धन 18 है, ये आपका क्या है प्रश्न है। अब यहाँ पर चलिए उत्तर का जांच करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 गुणित x है, 3x का मतलब होता है 3 गुणित x, तो 3 गुणित x का मान क्या आया है 18 है, तो x इस x के स्थान पे क्या हो जाएगा 18 है, यहाँ पे लिख दीजिए 18 है, बराबर 2x है, इसका मतलब होता है 2 गुणित x, तो 2 गुणित क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया है आप देख सकते हो, x बराबर 18 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 है, फिर धन 18 है तो धन 18 है। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर आता है उस उत्तर को क्या करते हैं, जांच करने के लिए प्रश्नों को लिखा जाता है और x या y रहता है उसका मान रख देते हैं प्रश्न में। अब यहाँ पे देखिए 18 तो यह 54 है, तो यहाँ पे हो गया 54, क्योंकि 3 गुणित 18 दिया है तो 54 आ गया, और बराबर 2 गुणित 18, तो 18 दूना 36, धन 18 है तो धन 18 है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 54 है तो 54 लिख देते हैं, बराबर 36 धन 18 कितना होगा 54 होगा, तो यहाँ पे 54 लिख दीजिए। इस तरह से देख सकते हैं आप, जब हम x का मान प्रश्न में रखते हैं, ये हमारा प्रश्न है 3x बराबर 2x धन 18, तो क्या आता है, दोनों पक्ष बराबर आते हैं, 54 बराबर 54। इसके मतलब हमारा जो उत्तर आया है कितना 18 है, x बराबर 18 आया है, हमारा उत्तर सही है क्योंकि हमने जांच भी कर दिया। तो इस तरह से ये था आपका पहला प्रश्न। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहला प्रश्न को समझ गए होंगे। आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो रोककर लिख भी सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5, ये आपका प्रश्न है। इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखिए सबसे पहले हल, उसके बाद प्रश्न को एक बार फिर से उतार लेते हैं। तो 5t है तो 5t, ऋण 3 है तो ऋण 3, बराबर 3t ऋण 5 है तो ऋण 5। अब यहाँ भी क्या होगा, पक्षांतरण होगा, पक्ष बदलेगा, जैसे कि मैंने पहले ही प्रश्न में बता चुका हूँ। आपके यहाँ टी वालों को एक पक्ष में करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 5t दिया है, तो 5t कौन से पक्ष में है, बायां पक्ष में है। उसके बाद बराबर इस साइड में दिया है, दायां पक्ष में 3t दिया है, तो इस t को हम क्या करेंगे, दायां पक्ष से बायां पक्ष में लाएंगे। तो इसका जो चिन्ह है, अभी ये 3t किस में है,
ये वाली 3t की बात कर रहा हूं मैं। किसमें है? धनात्मक में है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक का 3t। उसके बाद बराबर इस पक्ष में क्या बच गया? सिर्फ ये वाला ऋण 5 बच रहा है, तो ऋण 5 लिख दीजिए। उसके बाद अब यहां से हम इस ऋण 3 को उठा के किस पक्ष में ले जाएंगे? अभी कौन सा पक्ष में है? ये बायां पक्ष में है, तो उसको ले जाएंगे अपन दायां पक्ष में। तो ये ऋण का 3 है, तो ये हो जाएगा धन का 3। ये धन है, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये है आपका धन का 3। क्योंकि ये ऋण का 3 था बायां पक्ष में, दायां पक्ष में इसको लिख दिए, तो ये बन गया आपका धन का 3। अब आप देख सकते हो कि टी वाले एक पक्ष में है और हमारा जो अंक हैं वो एक पक्ष में है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं पक्षांतरण। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे क्या होगा आप देख सकते हो, 5t ऋण 3t कह रहा है, तो 5t में 3t घटा देंगे तो क्या बचेगा? 2t बचेगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखिए। फिर क्या कह रहा है? ऋण 5 धन 3। तो ऋण और धन का क्या होता है? ऋण होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में घट जाएगा। तो 5 में 3 घटाओगे तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। लेकिन जोड़ते या घटाते टाइम जो संख्या बड़ी होती है, जो अंक बड़ी होती है, उसमें जो चिन्ह होता है वही उत्तर में लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं और यहाँ पर 5 बड़ी है 3 से, 5 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर आया है 2, तो हमारे उत्तर में भी ऋण का चिन्ह होगा, क्योंकि 5 में ऋण का चिन्ह है और 5 है 3 से बड़ी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ आप समझ गए हो कि ऋण 2 कैसे आया है। अब यहाँ से हमें t का मान चाहिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 2 है तो ऋण 2, और ये वाली 2 जो है बराबर के इस पक्ष में आएगा, इस 2 को लिखेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए बटे 2। कौन 2 है? ये वाली 2 है ना। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरह से काट देते हैं। तो हमारा जो t का मान आया है, t बराबर यहाँ पे लिखूंगा मैं, t बराबर बराबर क्या आ गया? 1/1 आ गया है ना। ऋण 1/1, ऋण 1/1 आ गया। लेकिन 1/1 नहीं लिखा जाता, इसीलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, t बराबर ऋण 1 आया है, क्योंकि ये लिखा हूं ना ऋण 1/1, तो 1/1 नहीं लिखते, इसलिए ऋण 1 आया है। ठीक है, बटे में इस 1 को नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो 1 है वो लिखा गया है और ये ऋण लिखा गया है। इस तरह से t बराबर आ गया ऋण 1। ये है आपका आंसर। अब हम अपने उत्तर का जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जैसे कि आपने पहले प्रश्न को जांच किए हैं उसी प्रकार सबसे पहले क्या करते हैं? प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न क्या है? 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए 5 है तो 5 गुणित t है, मतलब यहाँ गुणा के रूप में है, तो गुणित क्या हो जाएगा? t का मान आया है ऋण 1, तो यहाँ पे कोष्टक में ऋण 1 रख दीजिए। फिर ऋण 3 है तो 3, फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 3t है, इसका मतलब होता है कि 3 गुणित t, तो यहाँ पे 3 गुणित t का मान देख सकते हो, t बराबर आया है ऋण 1, तो यहाँ पे कोष्टक में ऋण 1, फिर ऋण 5 है तो ऋण 5। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणित ऋण 1 है, तो 5 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे, तो 5 अभी धनात्मक में है, 1 अभी ऋणात्मक में है, तो पहले चिन्हों का गुणा कीजिए। तो धन और ऋण का ऋण और 5 गुणा होगा 1 के साथ, तो 5 एकम 5, फिर ऋण 3 है तो ऋण 3, फिर बराबर है तो बराबर। यहाँ पर भी देखिए 3 जो है धनात्मक में है और ऋण 1 ऋणात्मक में है, तो चिन्हों का गुणा होगा, तो धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक यानी कि ऋण आ गया, और 3 का गुणा होगा 1 के साथ, तो 3 एकम 3, फिर ऋण कितना है? 5 है तो ऋण 5। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए ऋण 5 ऋण 3 क्या होगा? माइनस माइनस का प्लस होता है, यानी कि ऋण ऋण का धन होता है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा? 8 आएगा, लेकिन ऋण 8 आएगा। ऋण क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं और 5 बड़ी है 3 से, 5 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर आया है 8, तो 8 में ऋण का चिन्ह लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऋण 3 ऋण 5 है, तो यहाँ पर भी आएगा ऋण 8, यहाँ पर भी 5 बड़ी है 3 से और 5 में ऋण का चिन्ह है। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो आपके दोनों पक्ष हैं वो कितने आ रहे हैं? ऋण 8 ऋण 8। इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर आया है, क्या आया है हमारा उत्तर? t बराबर, आप देख सकते हो यहाँ पर t बराबर आया है कितना? ऋण 1, है ना। वो हमारा आंसर सही है, क्योंकि जब हम इस t के मान हमारे प्रश्न 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5 में रखते हैं, तो दोनों पक्षों का आंसर कितना आ रहा है? ऋण 8 और ऋण 8 आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये दूसरा प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हो, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और रिवीजन जरूर करना। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट समीकरण है, क्या है?
5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। ये आपका क्या है, समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इसको भी हमें हल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। उसके बाद एक बार प्रश्न को उतार लेते हैं। तो 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। अब यहाँ पर भी क्या होगा, पक्षांतरण होता है, वही प्रक्रिया है। सभी प्रश्नों को हल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 5x है तो 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 3x दिया है, तो धन का 3x है अभी दायां पक्ष में, तो इसको लाएंगे बायां पक्ष में, तो ये हो जाएगा ऋण का 3x। जैसे कि आप जानते हो कि x वाले एक पक्ष में और संख्या या अंक एक पक्ष में हो जाएंगे। तो यहाँ पे x वाले एक पक्ष में हो गए बराबर, यहाँ पे 5 है तो 5 को लिख लेता हूँ। उसके बाद ये धन 9 है तो ये अभी बायां पक्ष में है, इसको ले जाएंगे दायां पक्ष में, तो ये हो जाएगा धन का 9 है तो ये हो जाएगा ऋण का 9। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ आप समझ गए हैं। अचर पदों को हमने एक पक्ष में कर लिए और चर पदों को हमने एक पक्ष में कर लिए। अचर पद का मतलब होता है एक्स वाले या वाई वाले या जेड वाले, जो भी हो, ए से लेकर जेड तक को अंग्रेजी वर्णमाला को अचर पद कहते हैं, पहले ही बताया हूँ। और संख्या या गिनती को हम कहते हैं अचर पद। तो यहाँ अचर पद एक पक्ष में हुआ और चर पद एक पक्ष में हुआ, यानी कि पक्षांतरण कहते हैं इस विधि को। और जब पक्षांतरण करते हैं तो उनका जो चिन्ह होता है वो भी बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे धन 9 था कौन से पक्ष में, बायां पक्ष में, उसको लाए हैं अपन दायां पक्ष में, तो ये ऋण का 9 हो गया है। और ये धन 3x है कौन से पक्ष में, दायां पक्ष में, तो ये आया है बायां पक्ष में, तो ये ऋण का 3 हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 5x ऋण 3x कह रहा है, तो 5x में 3x घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो यहाँ पे ये 2 को अच्छे से बना लेता हूँ मैं, 2 अच्छे से नहीं बना है, 2x। ये धन का 2x रहेगा क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ी है 3 से और 5 जो है धनात्मक है, तो हमारा उत्तर आया है 2x, तो ये धन का 2x रहेगा, है ना। 5 में 3 घटा है तो 2x बचा बराबर। यहाँ पे देखिए 5 ऋण 9 कह रहा है, यानी 9 में 5 घटाएंगे, 5 में 9 नहीं घट सकता, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 9 5 से बड़ी है और 9 में है ऋण का चिन्ह, तो हमारा उत्तर आया है 4, तो यहाँ ऋण का 4 होगा। क्यों, क्योंकि 5 छोटी है 9 से, 5 धनात्मक है, 9 बड़ी है 5 से, 9 ऋणात्मक है, तो उत्तर आया है 4, तो हमारा ऋण 4 रहेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगाते हैं, जोड़ते वक्त या घटाते वक्त। इस बात को जरूर ध्यान देना। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, हमें चाहिए x का मान, तो सिर्फ x बस लिखेंगे, फिर बराबर ऋण 4 है तो ऋण 4 लिखेंगे। उसके बाद ये जो 2 है, इस 2 को हम बटे में ले आएंगे। यहाँ अभी ये बायां पक्ष में है तो 2 गुणित x है, अब ये दायां पक्ष में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे का मतलब होता है भाग में हो गया। ये वाली 2 को लिखे हैं कहाँ, यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हैं। ठीक है, अब हम x के मान निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 2 से भाग दे दिए 4 को तो कितना आएगा, भागफल 2 आएगा। तो इसी तरह से आ गया 2, तो x बराबर कितना आ गया, देख सकते हो ये 2 आया है, ये 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। लेकिन ये ऋण नहीं कटा है तो इसलिए ये होगा ऋण 2। ये आपका किसका मान आ गया, x का मान। यही है आपका आंसर या उत्तर। अब हम फिर से उत्तर की जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए जांच, और प्रश्न को लिखा जाता है। तो प्रश्न क्या है, 5x धन 9 बराबर, फिर बराबर 5 धन 3x, ये आपका क्या है, प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 5x है तो 5 गुणित x है, यहाँ पे 5 गुणित x होता है। 5x का मतलब 5 गुणित x, पहले भी बता चुका हूँ, ये तीसरे सवाल पढ़ चुके हैं। जहाँ पे 2x है वहाँ पर मतलब 2 गुणित x है, और यहाँ 5 है तो 5 गुणित x है ना, 5x है तो यहाँ पर जो x का मान आया है कितना आया है, देख सकते हो x बराबर आया है ऋण 2, तो गुणित क्या हो जाएगा, ऋण 2। धन 9 है तो धन 9, बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5, धन है तो धन, 3 है तो 3, और x है मतलब 3 गुणित x है, तो x का मान कितना आया है, आप देख सकते हो ऋण 2 आया है ना, ये देखिए। तो गुणित कितना हो जाएगा, ऋण 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 धनात्मक में है ऋण, ऋणात्मक में 2 है, तो चिन्हों गुणा होगा तो धन और ऋण का ऋण, और 5 दूना 10, धन 9 है तो धन 9, फिर बराबर कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिखिए 5,
फिर धन है तो धन, सॉरी यहाँ पे धन 3 गुणित ऋण 2 है, तो क्या होगा, चिन्हों का गुणा होगा तो धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। सॉरी 5 दूना 10 नहीं होगा, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। देखिए 3 गुणित ऋण 2 है, सॉरी बच्चों मेरे से गलती हो गया था यहाँ पे बोलने में। 3 गुणित ऋण 2 है ना, तो 3 किस में है, धनात्मक में है, और 2 किस में है, ऋणात्मक में। तो धन और ऋण का गुणा होगा तो आएगा ऋण, इसलिए ऋण लिख दिया। उसके बाद 3 का गुणा होगा 2 के साथ, तो 3 दूना कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ आगे देखिए ऋण 10 धन 9। ऋण धन का क्या होता है, ऋण, ऋण माने घटाना, तो आपस में घट जाएंगे क्योंकि एक धनात्मक अंक है और एक ऋणात्मक अंक है, तो घट जाएंगे आपस में। तो 10 में 9 घटेगा, बचेगा 1, लेकिन 9 यहाँ छोटी है 10 से, और 10 में ऋण का चिन्ह है तो ऋण 1 बचेगा। बराबर यहाँ पे 5 धनात्मक में है और 6 ऋणात्मक में है, तो धन ऋण का ऋण होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, घट जाएगा। तो 6 में 5 घटेगा तो बचेगा कितना, 1, लेकिन 6 बड़ी है 5 से और 6 में ऋण का चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण 1। तो इस तरह से देख सकते हो आप, दोनों पक्षों में ऋण 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है, देखिए आंसर क्या आया है, x बराबर आया है ऋण 2, ये है ना, x बराबर ऋण 2 जो आया है ये क्या है, हमारा आंसर सही है। क्योंकि दोनों पक्षों में जब हम इस x का मान रखते हैं, प्रश्न के दोनों पक्षों में, यहाँ भी x का मान ऋण 2 रखते हैं और यहाँ भी जब हम x का मान 2 रखते हैं, तो दोनों पक्षों में हमारा आंसर कितना आ रहा है, ऋण 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रश्न को हल किए हैं उसका जो आंसर आया है x बराबर ऋण 2, वो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रैखिक समीकरण है, क्या है, 4z धन 3 बराबर क्या दिया है, 6 धन 2z। ये आपका क्या है, प्रश्न है, रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, फिर एक बार प्रश्न को उतार लेते हैं। तो 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। अब यहाँ पर होगा क्या, पक्षांतरण, तो लिख दीजिए पक्षांतरण। जैसे कि आपने पहले ही के प्रश्न को हल करके देख चुके हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे कि यहाँ पर अब क्या होगा, z वालों को एक पक्ष में, तो 4z, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो z वाला कौन है, बराबर किस पक्ष में, धन 2z। तो ये धन 2z जो है दायां पक्ष में है, तो इसको लाएंगे बायां पक्ष में, तो ये हो जाएगा ऋण का 2z। उसके बाद बराबर आप देख सकते हैं दायां पक्ष में सिर्फ 6 बस बच रहा है, क्योंकि 2z को हमने क्या किए हैं, बायां पक्ष में ले आए हैं दायां पक्ष से। उसके बाद ये धन 3 को क्या करेंगे, बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण का 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ आप समझ गए हैं। ये जो 2z था, इस 2z को हम लाए हैं, अभी कौन सा पक्ष में है 2z, दायां पक्ष में, तो इसको लाए हैं अपन बायां पक्ष में, तो ये हो गया है माइनस का, यानी कि ऋण का 2z। और ये धन का 3 जो है बायां से दायां पक्ष में गया है, तो ये हो गया है आपका ऋण का 3। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए हैं आप। अब यहाँ पे देखिए 4z ऋण 2z, तो 4z में 2z घटाओगे कितना बचेगा, 2z बचेगा, बराबर क्या कह रहा है, 6 ऋण 3, तो 6 में 3 घटाओगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। इस तरह से अब हमें चाहिए z का मान, तो z बराबर लिखेंगे, 3 है तो 3, और ये जो 2 है z के साथ में, इसको नहीं लिखे थे, तो इस z को हम बटे में कहाँ लिख देंगे, 2। तो आपका जो z का मान आया है, z बराबर क्या आ गया, 3 बटे 2 आ गया, z बराबर 3 बटे 2 आ गया। कैसे, एक बार फिर से समझिए, देखिए ये जो z है, इस z को लिख दिए यहाँ पर, है ना, ये लिखे हैं z, कौन सा z है, ये वाला z है, बराबर है तो बराबर लिख दिए, उसके बाद 3 है तो ये 3 लिख दिए, फिर ये जो 2 था इसको हम यहाँ पे बटे में लिख दिए, तो इस तरह से क्या आ गया, 3 बटे 2 आ गया। ये आपका उत्तर है। अब इस उत्तर के हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि बोला है प्रश्न उत्तर का जांच भी कीजिए। तो चलिए उत्तर का जांच करते हैं। देखिए जांच करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्योंकि अपन कर रहे हैं जांच किसका, अपने उत्तर का। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है उसको लिखा जाता है सबसे पहले, तो 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका जेड का मान आया है वहाँ जेड के स्थान पर जेड के मान को पुट कर देंगे, रख देंगे। तो मैं कलर बदल लिया हूँ। अब यहाँ पे 4 जेड है, इसका मतलब होता है 4 गुणित जेड। तो 4 गुणित जेड का मान क्या आया है, जैसे कि आपको पता है जेड बराबर आया है 3/2 आया है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, देख लीजिए यहाँ पे देखिए जेड बराबर आया है ना 3/2। तो जेड के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन, इसको मिटा दे रहा हूँ, जेड के स्थान पर 3/2 लिखेंगे। फिर धन 3 है तो धन 3, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6, फिर धन है तो धन, 2 है तो 2। 2 गुणित जेड है, यहाँ पे 2 जेड है, इसका मतलब 2 गुणित जेड है। और जेड का मान क्या आया है, तो यहाँ पे 2 गुणित जेड का जो मान है उसको लिखेंगे तो 3/2 आया है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जहाँ जेड है उसके स्थान पे जो जेड का मान आया है उसको हम रख दिए हैं। यहाँ पर जैसे 3/2 लिख दिए हैं जेड के स्थान पर, और यहाँ पर भी तो 3/2 लिख दिए हैं जेड के स्थान पर। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए ये 4 का बटा कुछ नहीं है, उसका बटा 1 मान लेते हैं, जिसका बटा कुछ भी नहीं उसका बटा 1 माना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 का बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4/1 गुणित 3/2 कहता है, तो 4 का गुणा होगा सबसे पहले 3 के साथ, है ना। 4 का गुणा 3 के साथ होगा तो कितना आएगा 12, 3 चौके 12 बटे 1 गुणित 2 कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2। फिर कितना है धन 3 है तो धन 3, फिर इसका बट्टी कुछ नहीं है तो अब मान लेते हैं 1, फिर बराबर 6 है तो 6, ये 6 को अच्छा से बना लेता हूँ, क्या बन गया ये, यहाँ पे आ गया 6। इस 6 का बट्टा भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए धन क्या दिया है 2 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा 2/3, 6 बटे 2 गुणित 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं जी। इस 4 का गुणा हुआ 3 के साथ आ गया 12, इस 1 का गुणा हुआ 2 के साथ बटे में आ गया 2, फिर ये 3 है तो इस 3 का बटा मान लिए हैं 1, फिर ये 6 है तो 6 का बटा भी मान लिए 1, फिर इस 2 का गुणा हुआ है 3 के साथ तो आ गया है 6, फिर इस 2 का गुणा हुआ है 1 के साथ तो आ गया है 2, तो बटे में लिख दिए हैं 6/2। उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा त्रियक गुणा होगा, तो इस 1 का गुणा होगा 12 के साथ तो 12 एकम 12, 2 का गुणा होगा 3 के साथ तो धन है बीच में तो धन 2/3 6 बटे इस 2 का गुणा होगा 1 के साथ तो 2 एकम 2, फिर बराबर, फिर इस 2 का गुणा होगा 6 के साथ तो 6 दूना 12, फिर इस 1 का गुणा होगा 6 के साथ, बीच में धन है आप देख सकते हो तो धन 6 एकम 6, फिर इस 1 का गुणा होगा 2 के साथ तो बटे 2 एकम 2। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है 12 धन 6, तो 12 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 18 है, तो यहाँ पे लिखिए आप 18 बटे 2 है तो बटे 2 बराबर 12 धन 6 18 होगा, तो यहाँ पे भी 18 बटे 2 है तो बटे 2, फिर क्या आएगा 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 नाम 18। इस तरह से कितना आ गया है पूरा कट के 9 बराबर 9 आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों पक्षों में 9 आ रहा है जब हम जेड का मान रखे थे, है ना। जेड का मान क्या आया है आप देख सकते हो, जेड बराबर ये देखिए आप यहाँ पर जेड का जो मान आया है ये आया है, जेड बराबर क्या आया है, जेड बराबर आया है 3/2। तो ये है आपका उत्तर जो कि सही है, क्योंकि जब हम प्रश्न में जब हम जांच कर रहे थे तो जहाँ जहाँ जेड था वहाँ जेड का मान रख के हल कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों का आंसर बराबर आ रहा है 9 बराबर 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमारा आंसर सही है, हमने इस प्रश्न को सही हल किए हैं, ऐसे है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अगला प्रश्न को हल करते हैं। हमारा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रैखिक समीकरण है ना, प्रश्न क्रमांक 5 है ये। 2x ऋण 1 बराबर 14 है ऋण x है। इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर एक बार प्रश्न को उतार लेते हैं। तो 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x, यहाँ पे होता है पक्षांतरण,
अब आप इतने प्रश्न पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि एक्सों को एक पक्ष में करेंगे, एक्स वाले पद को, तो 2x है तो 2x लिख लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो ऋण x दिया है, तो ये अभी दायां पक्ष में है, बायां पक्ष में आएगा तो धन का x बनेगा। फिर बराबर इस पक्ष में सिर्फ अब 14 बच गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 14। और ये ऋण 1 है, बायां पक्ष में दायां पक्ष में जाएगा तो धन का 1 बन जाएगा। यहाँ पर 2x धन x है, मतलब यहाँ पर 1x कहलाता है, x है मतलब 1x है, तो 2x धन 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बराबर क्या दिया है, 14 धन 1 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए x का मान, है ना, तो x बस को लिखेंगे, बराबर 15 है तो 15 को लिखेंगे, उसके बाद ये 3 को बटे में ले जाएंगे तो बटे 3 हो जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 पछे 15। इस तरह से हमारा जो x का मान आया है, क्या आ गया, x बराबर ये 5 आ गया। तो यही आपका क्या कहलाता है, उत्तर है ये। अब हम क्या करेंगे, उत्तर का जांच करेंगे। तो चलिए उत्तर का जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जांच, है ना। आपका जो प्रश्न है वो क्या है, 2x ऋण 1 बराबर 14 ऋण x दिया है। तो यहाँ पर 2 गुणित x है ना, 2 गुणित x है, तो गुणित क्या होगा, x का मान कितना आया है आप देख सकते हो, x बराबर यहाँ पे आया है 5, तो x के स्थान पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऋण 1 है तो ऋण 1 बराबर 14 ऋण x का मान कितना आया है आपको दिखा दिया हूँ, 5 आया, तो यहाँ पे x के स्थान पे 5। 2 गुणित 5 है तो कितना हो जाएगा, 10। ऋण 1 है तो ऋण 1 बराबर है तो बराबर 14 में अगर आप 5 घटा दोगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9। 10 में अगर आप 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 9, फिर बराबर 9 है तो बराबर 9। अब आप देख सकते हो कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं जब हम प्रश्न में x का मान रख के प्रश्न को हल करते हैं, जांच करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है, x बराबर कितना आया है, 5 आया है, ये हमारा आंसर क्या है, सही है। हमने अपने उत्तर का जांच कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक को अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं दूसरा पार्ट बताऊंगा जिसमें से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के पूरे प्रश्नों को हल करूंगा और उन सभी प्रश्नों का जांच करके, जैसे इस प्रश्न में जांच किया हूं, इस वीडियो में जांच किया हूं, वैसे जांच करके वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और अच्छे से लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नए सवाल नए वीडियो के